दिल्ली में चुनावी सीजन स्टार्ट हो चुका है एंड आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चुनाव है दिल्ली के लिए। पिछले 10 साल से हम आम आदमी पार्टी की सरकार को देख रहे हैं। क्या हालत है दिल्ली की, ये जनता को तय करना है। पर आज इस पे चर्चा करने के लिए वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, somebody who has had a very successful media career of 15 years. Then उन्होंने मीडिया को छोड़ के एक जंप करा एक आंदोलन में जिसका नाम है इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उन्होंने बड़े करीब से देखा है उन लोगों को जो आज दिल्ली की सत्ता पे काबिज हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी में वो फाउंडिंग मेंबर बनी, पर फिर उनके साथ एक धोखा हुआ और धोखे के बाद आज जब वो हमारे बीच हैं तो वो नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, एक बहुत ही फेमस फेस ऑन टेलीविजन एंड समवन हु इज वेरी फेमस इन दिल्ली, आई मस्ट से। Ladies and gentlemen, please welcome Shazia Ilmi. Thank you so much, Karan, for a very kind introduction. It's a pleasure to have you. Thank you so much. आज मेरा इंटेंशन क्या है ना आपसे जानने के लिए, बिकॉज आपसे ज्यादा इक्विप्ड इस चीज पे बात करने के लिए कोई नहीं है। एज अ सिटीजन ऑफ दिल्ली, एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी एंड एज समवन हु नोज कि इस समय जो सरकार है वो क्या है। उनकी असलियत, उनकी हकीकत। तो असलियत से ही शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले अभी एक हमने प्रॉमिस देखा जो इन्होंने अनाउंस किया है, 2100 रुपए पर महिला। इनके प्रॉमिसेस और इनके बारे में आपको कहना क्या है, यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले करण, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत तकलीफ की बात है मेरे लिए। और मैंने अभी तक उसका जो एक दर्द है जो सहा है, क्योंकि आप अपने को झोंक देते हैं, तन मन धन से आप अपने को डाल देते हैं, लगता है कुछ देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। आपके एक आइडियलिज्म होता है, एक आदर्शवाद, आप कूद जाते हैं उसमें, आप सोचते हैं क्या हम कर रहे हैं, भूल जाते हैं करियर को, पैसे को। लोग आपको समझते हैं कि आप बड़े बेवकूफ़ हैं। एक जुनून होता है और कई लोग इसमें थे। हमने तो लोगों से कहा आप नौकरी छोड़ें, तो लोगों ने नौकरियां छोड़ी इस आंदोलन का हिस्सा होने के लिए कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो जो आंदोलन था वो सिर्फ एक दिखावा था और एक तरीके से एक सीढ़ी थी राजनीति में जाने की और सत्ता को हासिल करने की। पहले दिन से आपके हिसाब से जब मैं लुक बैक, मुझे लगता है कि कुछ बातें थी और हम लोग भी इतने बहे हुए थे। वो एक जोश था कि हम लोग, जुनून था। और यूपीए के 2 के जो करप्शन का जो आलम था, मैं बतौर एंकर स्टार न्यूज़ की, जिसकी डेब्यू एंकर में रही हूँ, सुबह शाम यही खबरें थी। सुबह शाम हर एक डिपार्टमेंट, हर एक मिनिस्ट्री में घोटाले ही घोटाले, स्कैम्स। सिर्फ अब बात लोग करते हैं कॉमनवेल्थ की और 2G की, लेकिन उसके अलावा एवरी डिपार्टमेंट, वॉल्कर, सबमरीन, स्कॉर्पिन, there was just more and more dry leasing of aeroplanes, एयर इंडिया। मतलब इतने स्कैम्स थे, मतलब हज़ारों थे। और उसको कैपिटलाइज किया अरविंद केजरीवाल ने। हमारे जैसे लोग जो आदर्शवाद की बस लहर में बह गए, लगा हम कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। लेकिन वो बहुत ही उनकी मक्कारी, बाद में अब सब लोग उनको एहसास हो रहा है, लेकिन बहुत ही धोखेबाज लोग हैं वो। और मेरा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही मुझे लगता है कि उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने हमारे जो अच्छे नेशनलिस्ट सोच थी, विचार था कि देश के लिए कुछ करेंगे हम लोग, वो सबको उन्होंने ख़त्म कर दिया। एक दिल तकलीफ दी, मतलब एक चोट लगी है दिल में। आप बता नहीं सकती। मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक जाता हूँ। मुझे याद आता है आपने आर.के. पुरम से कंटेस्ट किया था, जी, है ना, 2013 वाला चुनाव जो है। बिल्कुल सही। एंड आप बहुत कम मार्जिन से आप रह गए थे। उसकी असलियत बताऊं मैं, करण? उसकी असलियत बताइए जरा। हाँ करण, ये लोग इस तरह के हैं कि अपने को भी नहीं छोड़ते और बड़े जालिम किस्म के निर्दयी लोग हैं, बहुत हार्डकोर लोग हैं। एक रूथलेसनेस इनमें है जो मैंने कभी देखी नहीं। मतलब मुझे यकीन नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। खैर औरों के साथ भी किया, जिसका क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ? तो देखिए 2-3 चीज़ें हुई। सबसे पहले तो उनको लड़वाना था। मैं टीवी में एक तरह से चाहती नहीं थी मैं, लेकिन हर टीवी में बोल ही रही थी। मेरा पुराना एक्सपीरियंस भी काम आ रहा था। अरविंद, तो मैंने पूरा मीडिया, लोगों से जाकर अपनी बात करना, मूवमेंट को बड़ा किया था। और 15 अगस्त आपको याद है 2011, जी, किस तरह से पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस बाकायदा बैठे डिस्कस करने के लिए लोकपाल बिल के साथ भी धोखा। मतलब धोखा ही धोखा, ये कहानी है धोखे की। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, मनीष जब पार्टी बनी, मैं फाउंडर मेंबर थी, अरविंद ने फ़ोन किया, आई वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स,
एंड वी ऑल मेड द पार्टी 26 नवंबर, मुझे याद है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। हम लोग ने स्पीचेस दी और बहुत ही शानदार वो दिन था, मैं भूल नहीं सकती। बहुत सारी वारी पहनती नहीं थी मैंने पहना, मुझे लगा कि एक नई चीज़ शुरू हो रही है। और हालांकि अरविंद कहते थे मैं कभी पार्टी नहीं बनाऊंगा, उससे पहले 2011 से 2013 तक अरविंद की एक कसम थी, एक जिद थी। और मैं कहती थी अरविंद सब कहते हैं टीवी पर आप पार्टी बनाइए ना, कहते आप इलेक्टोरल फ्रेम में क्यों नहीं आते। तो जैसे आसाम गण परिषद रहा है, मूवमेंट से बना वो, तो आप हम लोग क्यों नहीं आते। बोले शाजिया जिक्र भी नहीं करना, हम लोग जो हैं बदनाम हो जाएंगे। और बच्चों की कस्में खाते थे, दुनिया जानती है इस बात को। तो लेकिन तो मुझे पता नहीं ये शिफ्ट कब हुआ, एक शिफ्ट हुआ ये कि होना है। अन्ना बहुत नाराज़ हुए, आपको पता है। जी जी जी। उस दिन अरविंद का मुंह आप देखते जब अन्ना का हुआ, और अरविंद ने कहा कितने दिन इसने कितने दिन फास्ट किया था, जो अन्ना को जो अनशन था। अन्ना को उन्होंने इसने कहा, हाँ, इसने कह के बिल्कुल तू तड़ा पे उतर आई है अन्ना से। अरविंद जब गुस्से में होते हैं और उनको नाराजगी दिखानी होती है, वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी हैं, बदतमीजी पर उतर आते हैं, लोगों को मनाना पड़ता है। वो एक स्पॉइल्ड चाइल्ड की तरह ऐसे बैठ जाते हैं, उनका मुंह ऐसे बन जाता है, सब आसपास होते हैं, सब उनको काम डाउन कर रहे थे, नहीं वो उनको बस एक उसके तेवर है अरविंद के। बोले कितने दिन बैठा है, कितने दिन। तो हम लोग ने कैलकुलेट किया शायद 13 दिन थे, 14 दिन बैठूंगा। संतोष कोहली जो क्यों मर गई, कैसे मरी, किसी को पता नहीं। जी जी। उसी दिन वो अरविंद जी से मिलने आई थी, स्कूटर में गई और कैसे मरी, उसके माँ बाप सवाल पूछते रहे, लेकिन किसी को मालूम नहीं। बहुत रोए केजरीवाल, फिर एक पब्लिक डिस्प्ले किया उन्होंने रोने का, कुमार विश्वास उनको चुप कराने गए, वो इमेज हमारे सामने है। सब नाटक है ये, रोना धोना बहुत नाटक है वहाँ पे, बहुत झूठ है। तो खैर आप यकीन नहीं करेंगे, और ये तब मुझे पता चला, उस दिन मुझे लगा, तो मैं आंसुओं के साथ, और तस्वीरें भी हैं कि मैं मिलने गई, अरविंद लेटे हुए हैं, और संतोष कोहली के घर के अंदर हुआ ये। जब अन्ना ने अनशन किया, दुनिया के सामने था, मेडिकल वैन थी और एक कैंप था, लोग हमेशा निगरानी करते थे। तो अन्ना की बुरी हालत थी, उन बाकायदा उनके कीटोन्स जो थे क्या थे, और मेडिकल चार्ट बहुत ख़राब था उनका। मैंने कहा भी अरविंद मुझे लगता है कुछ हो जाएगा। और जो रालेगांव सिद्धि और महाराष्ट्र की पूरी टीम जो आई थी, वो कह रही थी कि ये ना होने दीजिए, लेकिन अरविंद बिल्कुल नहीं, थोड़ा रुको। हमने कहा वी हैव अचीव्ड वो जो हम लोग अचीव करना चाह रहे थे, क्लास 4 ऑफिसर्स, क्लास 3 कौन कौन आएगा लोकपाल में, तो हम लोगों ने अचीव कर लिया था, पार्लियामेंट बैठ गया था। लेकिन अरविंद इज नेवर हैप्पी, he wants more, this is not enough. He's always shifting the goalpost. You know he's like a chameleon, वो बदलता रहता है। आपको पता नहीं वो कब आज ये बोल रहा है, कल क्या बोल लेगा। आपको ये नहीं पता अभी आपके साथ ये बोल रहा है, आगे निकल कर क्या बोलेगा। सच में मैंने देखा है होते हुए। कुछ बातें तो सुन रही थी कि कहता था अरविंद जाकर बाहर की, मतलब अरविंद कहती हूँ मैं उनको, अरविंद जी, तो अरविंद आके कहते थे हर जगह की एसी में बैठने वाले लोग गिटमिट बातें करते हैं, कैसे आप लोग क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते, आप लोग को लड़ना चाहिए, क्यों अच्छे लोग नहीं लड़ सकते। लोग बड़े इंप्रेस होते थे। अंदर जाके अरविंद के, मैंने कहा अरविंद हम लोग भी तो एसी कमरे से निकल कर आए हैं। तो बिकॉज आई वॉज नॉट अ पॉलिटिशियन, यू नो, आई वॉज अ जर्नलिस्ट, और मुझे मतलब इतना ज़्यादा थोड़ा लगता था। बोले तो प्रशांत, सब लोग कहते थे प्रशांत जी कि कहना पड़ता है शायद रहने दो, लोगों से कनेक्ट, तो मैं चुप हो जाती थी। लेकिन अन्ना हजारे के अनशन के बाद जब अरविंद जी ने अनशन किया है, वो बिल्कुल धोखा था, क्योंकि मैं रो रही हूँ, अरविंद की बुरी हालत थी भी। लेकिन जब मैं अंदर गई तो उनके एक आई थिंक अशोक नाम है, डॉक्टर अशोक, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उनके घरेलू उनके एक डॉक्टर थे, जो पता नहीं नेचुरोपैथ थे क्या है, तो वो बाकायदा कोकोनट वाटर दे रहे हैं, फल पड़े हैं। ये ग्लास बड़ा फेमस हुआ था जिससे वो सिप कर रहे थे। हाँ जी। और मैंने कहा क्यों कर रहे मैं, और क्योंकि मैं रोकर अंदर चली गई थी, और मैं हूँ, आई एम सुपर इमोशनल। मैंने कहा क्यों, बोले मार दें, तुम चाहती हो मर जाएं। मैंने कहा नहीं, मतलब मैं तो बहुत डर गई। मैंने कहा ठीक है। तो बट आई न्यू कि ही वाज, इट वाज नॉट अ, I'll come back to, मैं जो आपसे बात कर रहा था कि जब आप चुनाव लड़ने गए, तो मनीष सिसोदिया और मेरा नाम सबसे पहले अरविंद ने अनाउंस किया फॉर इलेक्शन। सबसे पहले पार्टी बनने के बाद जब इलेक्शंस अनाउंस हो रहे थे तब कि कौन कहाँ से होगा, तो अरविंद ने सबसे पहले मेरा नाम और आर.के. पुरम से और मनीष सिसोदिया का, वी वर द फर्स्ट 2 कैंडिडेट्स। ठीक। मैंने कहा मनीष से कि मनीष मैं घूमकर एक चक्कर लगा के आती हूँ, दिस इज न्यू फॉर मी, और पता नहीं, और आर.के. पुरम दिया। आर.के. पुरम से इनके पास कोई कैंडिडेट था भी नहीं, और आप जानते हैं आर.के. पुरम में मतलब देयर वाज नो मुस्लिम पॉपुलेशन, बीएचपी के हेडक्वार्टर्स हैं। आई वर्कड वेरी हार्ड, सुबह शाम, लेकिन कुछ हुआ वहाँ पे। एक तो बहुत पॉपुलर में हुई, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, तो एक तरह से एक नेशनल उसमें मीडिया में भी
और लोगों के जहन में भी मेरा इमेज प्रोमिनेंट होने लगी। मुझे लगता है ये बर्दाश्त नहीं था, मनीष सिसोदिया को बिल्कुल नहीं था। इनके अपने लोग हैं, कबीर और परिवर्तन वाले, इनके जो NGOs हैं, उससे ज़्यादा फैल नहीं सकते, मतलब उनको वो हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते तो हैं। मनीष सिसोदिया डिड नॉट वांट कि आप आगे बढ़ो। मनीष सिसोदिया पहले दिन से आपसे थोड़ा जेलस, आपकी और पहले थोड़ा दिन से पहले दिन से था मनीष मैं सिसोदिया मीडिया को। से थी और मुझे तो पता भी नहीं मनीष का मीडिया में थे। हाँ, पता नहीं वो मनीष भी क्या कहते हैं वो मीडिया से कहते थे। हैं। आज तक किसी ने कोई रिपोर्ट उनकी नहीं देखी। पूर्व पत्रकार भारतीय विद्या भवन से, मैंने तो आज तक, जब मैं जी में थी वो जी में थे, मैं स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट थी, एंकर थी, तो मुझे तो एक पता जो नहीं। डॉक्यूमेंट्री आई है अरविंद केजरीवाल की, कॉमन मैन करके, हाँ, जिसमें आप भी हो, एंड उसमें आपका एक विजुअल हमने देखा है जिसमें आप रोते हुए बाहर आ रहे हो और आप कह रहे हो कि बस थोड़ा सा और अगर पुश हो जाता। उसमें आपका ग्रीवेंस नजर आ रहा है आरके पुरम में। आपको पता है आखिरी 4 दिन अरविंद ने फोन किया, मैं अर्नब के शो में थी, अर्नब गोस्वामी तब टाइम्स नाउ में थे, और उस शो में एक फेक स्टिंग आया था, और स्टिंग वो भी प्रूव हो गया था क्योंकि बहुत जल्दी ही हमें इलेक्शन कमीशन से वो मिल गया था। पर जब तक वो प्रूव हो पाया, उससे पहले जब मैं टीवी पे थी, मैं कह रही थी हो ही नहीं सकता, फ्रेम्स, आई एम फ्रॉम टेलीविजन, मैं प्रोडक्शन का आइडिया है, बीच में फ्रेम्स मिसिंग होते हैं तो आपको पता चल जाता है, तो कट एंड पेस्ट। मैं आपसे कहूँ करण आप बहुत करप्ट हो ना, आपको पैसा बनाना है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। फिर मैं कहूँगी क्या आप करण, जरूरी है कि इंटेग्रिटी होनी चाहिए पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत, आप कहेंगे हाँ, मैं आपका हाँ और ना अलग कर दूं। मैं समझ गया। और वो दिख भी रहा तो था। ये किया किसने था? ये जो आप यकीन नहीं करेंगे, ये बात मुझे बाद में पता चली। एक अनुरंजन झा नाम का एक शख्स है जो अभी लंदन में बैठा है, जो आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा है। सोचिए। और तो उन्होंने ही आप पे स्टिंग अच्छा, कराया। सब लोग बात कर रहे थे क्योंकि मैं मीडिया से थी। मनीष सिसोदिया को पता था स्टिंग के बारे में, और मुझे पता चला एक जर्नलिस्ट से कि शाजिद वरान। मैंने कहा किसमें? और सोचिए वो कि मैं भीकाजी कामा प्लेस में अपना फॉर्म भरवा रही थी, क्योंकि पता नहीं था ना कैसे क्या भरते हैं, मैं क्यों पब्लिक स्पेस में पैसे मांगूंगी। भीकाजी कामा प्लेस में जो नोटराइज करते हैं, और वो, और अरविंद ने, मैं ऑन एयर थी, मैंने कहा अर्नब आई कैन नेवर डू समथिंग लाइक दैट, एंड आप देख लो फ्रेम्स आर मिसिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भगा दिया क्योंकि वो झूठ बोल रही थी, एंड में बता रही थी कि आप झूठ मूठ कह दीजिए कि आप प्रदर्शन करेंगी। मैंने कहा नहीं, ये हम नहीं कर सकते। और वो बाद में आया, वो फुटेज भी आई। मैंने कहा हम लोग प्रशांत जी को दिखा देंगे अगर आपका कुछ जेन्युइन मामला है, और कह के मैं चली गई। मैंने कहा परेशान करिए मुझे, मेरा ज़रूरी काम है। सो आई वॉज वेरी शॉक्ड कि मनीष न्यू अबाउट इट, एंड यू नो व्हाट अरविंद डिड? लास्ट 3 days ऑन एयर, विभव कॉल्स मी, ये सुनिए, विभव जिसने स्वाति मालेवाल को असॉल्ट किया है अभी, हाँ। जो इनको गुंडागर्दी करने के लिए, बदमाशी करने के लिए, लोगों को फिक्स करने के लिए रखा गया है। तब भी रखा जाता था उसको, गुंडागर्दी उनका के लिए। यही काम था। तो उसने कॉल किया। विभव निहायत बदतमीज किस्म का इंसान था, कोई ढेले भर की ना तो उसमें अकल थी, ना समझ थी, ना कोई डिसेंसी थी। वो अनकूत और बहुत ही बदतमीज, सबसे बहुत बुरी तरह से बात करता था, और मुझे यकीन नहीं आता था ये शख्स क्या कर रहा है। मतलब लिटरली वो एक डोरमैन था कि तुम आओ तुम नहीं आओ, मतलब उसका वो ये काम था, जैसे होते नहीं वो बाउंसर टाइप का था, बाउंसर टाइप का था, हाँ। तो ये काम था और सब जानते थे। फिर आपको फोन किया विभव ने ऑन एयर, शाजिद जी आप पार्टी के लिए ऐसा कर लीजिए, पार्टी के लिए आप सैक्रिफाइस कर लीजिए, आप कह दीजिए आप बैठ जाएंगी 2-3 दिन के लिए। अच्छा। मैंने कहा विभव इज नॉट ट्रू, तुम देख लो वो फुटेज, तुम तो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन जानते हो, फ्रेम्स मिसिंग है, ये है नहीं सच। एंड पर कहा कि पार्टी के लिए कर लीजिए, एंड मैं इतनी बेवकूफ़ थी, आई रियली रिग्रेट, मैं कितनी बेवकूफ़ और कितनी सीधी थी, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा सो आई सेड, एंड योगेंद्र यादव वाज आल्सो देयर, एंड योगेंद्र यादव वाज डिफेंडिंग मी, योगेंद्र यादव वाज देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ही सेड, एंड देन बिकॉज अरविंद हैड कॉल्ड मी, एंड एवरी टाइम्स नाउ बड़ा देखा जाता था उस वक्त जब अर्नब था और पूरा मूवमेंट का माहौल था। सो आई सेड आई जस्ट वांट टू से समथिंग दैट आई विल probably not be contesting because I was told, and I don't know why I did it because this was not true. नहीं, तो आपने तब कहा कि मैंने अनाउंस किया और मैं बैठ गई, और आखिरी 4 दिन थे। And you will not believe it, but योगेंद्र यादव worked very hard, and प्रशांत भूषण जी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में कहा क्योंकि और भी लोग थे इसमें, कुमार विश्वास लड़ नहीं रहा था, उस वक्त भी था, कुमार विश्वास कह रहा था कि कैश में दे देना। नहीं, तो एक मिनट में थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूं। नहीं, आप सुनिए करण, बहुत जरूरी है बताना आपको। तो मैं परेशान हो गई और मैं बिल्कुल एक डिप्रेशन था। इट्स लाइक यू बीन स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल डिग्निटी, यू आर नेकेड आउट देयर। सोचिए कितने निर्दयी लोग होंगे जो कर सकते हैं, और मैं लगी हूँ बेवकूफ़ों की तरह से, सबसे लड़ाई कर ली, घर वालों से, सबसे, मैंने सबसे, दोस्तों से, सबसे इसके लिए। एंड यू नो इट वाज सो, योगेंद्र यादव गॉट द फुटेज आउट, एंड उसमें मैं कह रही हूँ, एंड सो समबडी हु वाज सिटिंग विद हिम सेड वेरी गुड पार्ट शाजिया,
यू टोटली दिस थिंग यू नो आउट ऑफ इट। मैं कह रही हूँ उसमें कि हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे बढ़ना है पर्चा, मेरा कल मुझे नॉमिनेशन करना ही करना अपना है। तो वो पार्ट सामने आ गया, बट बाय दैट टाइम इट वाज टू लेट। फिर भी एक दिन बाकी था, तो 3 दिन मेरी कैंपेनिंग जो सबसे ज़रूरी थी उसमें बैठ गई। और दुर्गेश पाठक को इसीलिए लगा रखा था वहाँ पे, वो मेरा कैंपेन देख रहा था कि वो बदमाशी करे और वो मेरे अगेंस्ट काम ये करे। पूरी बदमाशी जो थी, ये चाह रहे थे Pre-planned। आप जीतो ना आर.के. पुरम, बिल्कुल मेरा कद ना बढ़ जाए और कद ना बढ़ जाए पार्टी में। और मुसलमान बहुत जुड़ रहे थे और मैं मुस्लिम लीडर थी। शाज़िया अलमी मेरा मुस्लिम नाम, लेकिन मैं झंडा उठाती थी, वंदे मातरम कहती थी, वीएचपी हेडक्वार्टर्स से आर.के. पुरम में। और 4 वार्ड्स हैं, 3 वार्ड्स में सबसे आगे में थी, 1 वार्ड मुनीर का, उसमें कौन जीता? धीरेन टोकस। और मैंने उसके खिलाफ कैंपेनिंग के दौरान बाकायदा इलेक्शन कमीशन जाकर शराब की बोतलों पर कंप्लेन की है, आम आदमी पार्टी की टीम के साथ जाकर। उसकी पत्नी को अगली बार टिकट दे दिया, जो अभी आर.के. पुरम की वो परमिला टोकस हैं, जो धीरेन टोकस आम आदमी पार्टी ने ही टिकट दिया जी। ये असलियत देखिए आप, 4 वार्ड्स में वसंत विहार, सुनिए हर जगह में आगे थी। एक बात मुझे और इस पे ही आपसे पूछनी है। आई थिंक उस दौरान जब यहाँ पर आप कैंपेनिंग कर रहे थे, नहीं एक और सबसे जरूरी चीज, करण बहुत जरूरी है, जो आखिरी दिन, जो लास्ट डे होता है कैंपेनिंग। हालांकि अरविंद ने बयान दे दिया था कि नहीं शाज़िया सीधी है, अरविंद सेड दिस आई रिमेंबर, और ये उन्होंने कहा भी नहीं था। और तो वो बात में हमने उसको कहा था पार्टी के लिए कर दो, तो वो पार्टी के लिए उसने किया, ये सोचिए। फिर अरविंद को आना था आखिरी दिन, अरविंद नेवर शोड अप। मैंने कहा अरविंद 3 दिन में बैठ गई हूँ, आप आ जाइए। अरविंद के कोई थे, वो अब वो हट गए हैं, जो पूरा स्ट्रैटेजिस्ट थे, वो कांग्रेस से आए थे। तो उन्होंने कहा कि क्या शाज़िया, व्हाट डू यू वांट, ही इज नॉट वेल, ही इज नॉट गोइंग दैट साइड, ही इज टू फार। एंड आई गॉट टू नो 10 मिनट्स लेटर कि वो कैंटोनमेंट आए थे, सुरेंद्र कमांडो जो था ना, उनके लिए कैंपेन, उनके लिए। तो कैंटोनमेंट और आर.के. पुरम तो सटा हुआ है। तब आई न्यू अरविंद इज प्लेइंग डर्टी and it was too late, and 240 और 300 votes। 3 days पहले शाज़िया जी एक इंसिडेंट और भी हुआ था वहां पे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आप मीडिया को एड्रेस कर रहे थे। यस। एंड वहां पे हमें पहली बार पता लगा, तब हम लोग को पता नहीं था ये सच है कि नहीं। आज मैं आपसे जरा इस पे क्लियर जानना चाहता हूँ। भद्दी टिप्पणियां और गाली गलौज हम लोग सुन रहे थे आपके ही कुछ लोगों के द्वारा आपकी ओर, मैं सही बोल रहा हूँ? देखिए वहां पे एक दुर्गेश पाठक ने एक सिस्टम बना रखा था। अच्छा। 8-10 लोग थे, वो आर.के. पुरम का देखते थे, वो मुझे आम लोगों से मिलने नहीं देते थे, हमेशा पैसे की उगाही कर रहे होते थे, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। आम आदमी पार्टी के ही लोग? हाँ, कंप्लीटली 100%। उसके बारे में मैं और बताऊंगी, क्योंकि इतना करप्शन अंदर ही अंदर क्या आप सोच भी नहीं सकते। उस दिन क्या हुआ? फिर उस दिन बहुत ही अजीब, एक्चुअली 2-3 बार हुआ। तो इन्होंने एक बंदे से कहा था हमारे कुछ लोग रहना चाहते हैं, आप जगह दीजिए और पैसे दीजिए। तो हमने पैसे दिए उसके लिए जितना हम कर सकते थे, और मैंने पार्टी से नहीं लिए पैसे, मैंने अपने खुद के पैसे खर्च करे इसमें। तो मैंने वो किया, लेकिन वो और मांगने लगा लिटरली। मैंने कहा पैसे दे चुके हैं आपको, मोहन जी ने दिए हैं। मोहन जी बोले कम पड़ा, क्योंकि सब मिले हुए थे। एंड ही लेड अ होल मार्च। दुर्गेश पाठक नहीं था, सतीश डागर एंड मोहन जी एंड ऑल अदर्स। ये आम आदमी पार्टी के ही लोग हैं? हाँ। और सब आम आदमी पार्टी के। लिटरली जो उन्होंने बहुत ही गंदी एक गाली, अमंग्स मेनी अदर थिंग्स, और भी बहुत सी बातें, परेशान करना लगा। लेकिन को हिंदी में इसका तर्जुमा कीजिए आप। ये वहां पे खड़े आम आदमी पार्टी के लोगों ने आपको कहा, प्रेस मीडिया के सामने, अपने लोगों के सामने, जो लोग मिलने आ रहे थे, जो कंट्रीब्यूट करना चाह रहे थे। जी बिल्कुल, ये कहा, और एक बार नहीं कई बार। और एक जो बंदा था जिससे हम लोग ने मतलब लिहाफों का इंतजाम किया था, गद्दों का रहने के लिए, और रेंट दिया था उसको, और वो और पैसे मांग रहा था कि 50,000 और दीजिए, 50,000 और दीजिए। वो पूरी उसने आर.के. पुरम में, जहां मेरा ऑफिस था, बिल्कुल एक स्वीट्स की दुकान है उसके ऊपर, बाकायदा आकर 10 लोग, उसमें से एक बंदा है सतीश डागर, ये मुस्लिम कह रहे हैं पैसे निकाल, इस तरह गंदी बात, मतलब हाथ बढ़ा कर। और मुझे शर्म के बारे समझ भी नहीं आ रहा है। आपने बात रेज नहीं करी केजरीवाल से और इनसे? आप यकीन नहीं करेंगे, मैं रोती हुई, चिल्लाती हुई, टीयर्स ऑफ एंगर, मैं चिल्लाती भी गई हूँ अबार्जन, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिल रहा था ना, इतना कम वक्त बचा था इलेक्शन के लिए। मैं चिल्लाती भी, रोती भी गई अरविंद के पास, और वही लोग दुर्गेश पाठक के साथ, मनीष सिसोदिया के साथ आराम से बैठे थे, हंसी मजाक चल रहा था। मैं इतनी शौक में थी, और मैं भागती भी गई। मैंने अरविंद केजरीवाल से कहा, मैं चिल्ला रही थी, आप सोच नहीं सकते मेरी हालत क्या थी। मैं बहुत ही गुस्से में थी, और मैंने कहा आपको पता है क्या हो रहा है, ये 3 बार हो चुका है,
3 बार। एक बार सड़क के सामने जो आर के पुरम का जो थाना वो सामने पड़ता है उसके सामने किया, अंदर ऑफिस में आकर किया 2 बार। लोग मौजूद थे, वसंत विहार से पूरी टीम आई थी, लोग जानना चाह रहे थे हमारी इस पर पॉलिसी क्या होगी, एक वाटर प्रॉब्लम पर। उनके सामने कहा है पैसे दो मुस्लिम व्हाटएवर, मुसलमान एंड दैट वर्ड। सोचिए, मैं रोई हूँ। कुछ नहीं कहा अरविंद बताया, उल्टा उनके साथ बैठे हुए थे वो। अरविंद से मैं बहुत क्लोज थी, अरविंद को मैंने राखी बांधी है, अरविंद से ही मेरी बात होती थी और बहुत हम लोग ने साथ में काम किया था। अरविंद बताया क्या बोले? अरविंद बोले मनीष ही देख रहा है शाहजी, आप मनीष से बात कर लो। मैंने कहा मनीष तो दुर्गेश पाठक के साथ बैठा है, और सतीश दुर्गेश पाठक कैंपेन मैनेजर था वहां पे, और मैंने कहा वो तो सतीश जागरे के साथ घूम रहा बैठा हुआ यहीं पे, अभी देखिए सुबह शाम तो वहीं पे रहता है वो। मैंने ऐसे कहा, सोचिए, इट इज सो शॉकिंग। आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू से। करण, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं रोई हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। आई कांट टेल यू, मुझे तब भी मुझे लगा कि शायद अरविंद ने, मैंने कहा क्या है, और कई लोगों को पता भी चल गई थी ये बात, और कई सीनियर लोग भी इसमें थे, कुछ जर्नलिस्ट थे, कुछ एक्टिविस्ट थे, वो जानते थे बहुत तकलीफ थे ये बात मेरे लिए, और बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे आर के पुरम में। दुर्गेश पाठक भैया ऐसा बदमाश इंसान, ये छोटा लड़का था लेकिन ये इतना ज्यादा शातिर दिमाग और बदमाश इसकी सोच है, इतना ज्यादा। मैं कैसे सोचते हैं लोग। आज तो बहुत बड़ी पोस्ट पे है आप में। अरे बिल्कुल तो खासम खास है अरविंद का, बिल्कुल बिल्कुल, और वो विधायक है, पर मतलब क्या दिमाग चलता है। वही कहा जाता है पूत के पाव पालने में, तो शुरू में उसने आपको दिखा दिया था वो क्या है। करण, ये घाघ जो है ना, ये ऐसे हैं पैदाइशी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने इतना कवर किया, मुझे तो कहीं ऐसे लोग नहीं मिले, समाजवादी और आप आरजेडी, जेडीयू, मैंने इतने साल वो एंकरिंग की है, सीरियस रिपोर्टिंग की है पॉलिटिकल, ऐसे घाघ लोग, मतलब क्या सोचती इनकी। और मैं यू नो व्हाट अरविंद सेड, बिकॉज बहुत ज्यादा हो गया, यू नो व्हाट अरविंद सेड, अब मनीष से बात करो। मतलब व्हेन यू सेड कि इन्होंने गाली गलौज करी, गंदी भद्दी टिप्पणियां दी, तो उसने कहा मनीष से बात करो। मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी, सब पूरे पार्टी ऑफिस से देखा है, मैं भागी हूं अंदर रोते हुए, और मैं कह रही क्या हो रहा है, क्यों बैठा है यहाँ पे, पता ही रोज होता है, मतलब इट वाज लाइक दिस। मैं इस तरह से नहीं थी, टू गेट ओवर दिस मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, यू नो, आई लिटरली वाज ट्रॉमेटाइज्ड बाय दैट। तो वो थे, उसके बाद उसको टिकट भी मिला, व्हिच वाज प्रूवन। तो ये, और उसके बाद परमिला टोकस, जिसके हस्बैंड ने मुनीरका में मुझे हराया था, बीएसपी से लड़ा था, उसको दिया, और 4 वार्ड्स में 3 में मैं जीती, और वीएचपी हेडक्वार्टर सबने मुझे वोट दिया, कोई था नहीं, क्योंकि वो मुस्लिम और हिंदू एंगल ही नहीं था। पहली बार ऐसा कोई इलेक्शन हुआ है कि एक मुसलमान होने के बावजूद मुसलमान कार्ड नहीं खेला गया। मुनीरका में जो बरखा जी थी, तब वो डीसीडब्ल्यू की हेड थी। मुनीरका में निर्भया आंदोलन में भी मैं थी, वो पूरी तरह से निर्भया आंदोलन में पूरा मेरा जो रोल है वो सब जानते हैं। मतलब अरविंद को मैं लेकर आई थी, अरविंद को मैंने कहा था आप चुपचाप बैठिएगा, क्योंकि शीला दीक्षित को बू किया गया था। आई वाज वेरी इन्वॉल्व्ड, आई न्यू टू मच अबाउट इट, आई वर्क विद द फैमिली आल्सो। सो यू विल नॉट बिलीव इट, मुनीरका में, आर के पुरम में, राम सिंह और मुकेश सिंह जिन्होंने जो रेप अक्यूज थे, जो कन्विक्टेड हुए हैं, वो रविदास कैंप से थे, वहीं पे बस का वो हादसा हुआ है, वहीं से डीसीडब्ल्यू की हटती। तो मैंने कहा विमेन सेफ्टी, फर्स्ट टाइम यू टॉक अबाउट विमेन सेफ्टी। अरविंद ने कहा सब छोड़ो। अच्छा, हाँ, वो मैं बता रही हूँ, he has no commitment towards women safety. Women, in fact, जो मिस ट्रीटमेंट हमने देखा स्वाति मालीवाल के केस में, आप जो बता रहे हो, इट इज शॉकिंग। एंड एक इनोसेंट सा चेहरा बना के आज भी हम पोस्टर देख रहे हैं, आपका लाल, आपका भाई केजरीवाल। ये कैसे हर बार अक्षय कुमार ने कहा था ना बहुत अच्छा एक्टर हो सकता है। हाँ। सच में अरविंद केजरीवाल इज अ कंप्लीट एक्टर। तो ये दिल्ली की जनता बार बार झांसे में आ रही है, ये मतलब कैसे, हाउ इज इट कि लोग इसको ट्रस्ट बार बार कर लेते हैं, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा। आपने ये बताई, स्वाति मालीवाल ने, देखिए बहुत से लोग बहुत नाराज हैं, दिल्ली की दुर्गति हो गई है, खस्ता हाली है। आप देखिए लोग परेशान हैं, चाहे वो बाढ़ हो या फिर पानी की कमी हो या फिर टैंकर माफिया हो या जो रोजाना की सहूलतें हैं। पोल्यूशन तो छोड़िए, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन पोल्यूशन लोग भूल जाते हैं हर साल लोग खांसते हैं और पर भूल जाते हैं। लेकिन क्या हालत है दिल्ली की, मतलब बदबूदार पानी, गंदगी हर जगह आता है। दिल्ली जल निगम हो, आप आम आदमी पार्टी को देखिए, उनके कैंडिडेट्स को देखिए, तो मतलब मजाक बना रखा है। और मुझे लगता है लोग अब पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं। बड़ा आसान है, पानी माफ और बिजली हाफ, ये कह देना। मैंने अरविंद भाई से कहा, मैं तो इलेक्शन में बिजी हो गई थी, मैंने कहा अरविंद हम लोग किस बेसिस पे कह रहे हैं? बोले कह दो, बस कह दो। हमने कहा कुछ लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि मैं टीवी पे भी बोलती थी लगातार।
तो मैंने कहा कोई लॉजिक होना चाहिए। बोले बस कह दो लिख दो, बाद में बताएंगे। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इतना तकलीफ दे है, गाली बक रहे हैं लोग मुझे। यही जो नवीन जयहिंद है जिनकी शादी स्वाति से हुई थी, इसी काम के लिए जो दुर्गेश पाठक मेरे साथ करे थे, उन्होंने गुड़गांव में योगेंद्र यादव के साथ किया। ये होती अपने लोग को ही परेशान करते रहो उनको, और वो परेशान हो रहे हैं। और सोचिए मैं ऑन एयर मुझसे कहा जा रहा है, मैं इतनी बेवकूफ़ कि मैं मान रही हूँ उस बात को। मैं 3 दिन बैठ रही हूँ और अरविंद आ नहीं रहे हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, नोटा काफ़ी ज़्यादा था, मुझे लगता है वो आम आदमी पार्टी की जो अंदर के इनके लोग थे वो, और इतने कम 300 से कम वोट से। तो बहुत ही अफसोस की बात है। और मालूम है ये गंदगी करते हैं। मैं आपको बताऊं जो मैंने किसी को बताया नहीं है, मेरे घर में उससे पहले 10 साल से एक बहुत अच्छा मेरे भाई की तरह था, नंदू हम लोग बोलते थे, नंद कुमार, वो काम करता था। बॉम्बे में स्टार न्यूज़ था, फिर दिल्ली हो गया था, तो नंदू मेरे साथ अप एंड डाउन ट्रैवल करता था। मैं आंदोलन ले जाती थी, हम लोग उसको, मैंने उसको आंदोलनकारी बना दिया था। और वो भी हम लोग चादर लेके पैसे इकट्ठा करते थे, जो बहुत बड़ा स्कैम था। उसके बारे में आपको अन्ना हज़ारे जी ने भी उसके बारे में कहा है कि जो पैसे आए वो कहाँ गए। तो नंदू आता था। आप क्या मैं बताऊँ, नंदू आज के दौर में 2015 से अब तक दुर्गेश पाठक के घर में काम कर रहा है। दुर्गेश पाठक ने उसको मेरे घर से निकालकर मेरे सीक्रेट जानने के लिए इस्तेमाल किया। दुर्गेश पाठक के कोई मित्र हैं, घनश्याम, जो टीवी में आते हैं, जब भी वो मिलते हैं मुझे बताते हैं कि ओहो, मतलब पर्सनल बातें जो होती है ना, जैसे कभी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई, आपकी तो उनसे तो लड़ाई हुई थी, आपके भाइयों में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, मतलब इस तरह की बातें, कि आप घर में तो ट्रैक पैंट्स पहनती हैं, इस तरह की बातें। वो अब सोचिए कैसे वो दुष्ट लोग हैं। देवेंद्र शेरावत के भाई के साथ कोई झगड़ा होगा प्रॉपर्टी का, हमारे घर में भी ऐसी था। तो वहाँ पे घर में जाकर वो प्रॉपर्टी के वो लेकर बार बार उनको बैजर करते थे, कहते थे आपके फादर आपके बारे में ये कहते हैं। तो इस तरह के लोग हैं, वो घरों में जा जाकर। केजरीवाल का बेसिकली एक नेक्सस है ये पूरा, जी, कि जी। लोगों के कुछ सीक्रेट्स अपने पास रखो या उनकी कुछ चीज निकालो, फिर उनको आर्म ट्विस्ट करो, ब्लैकमेल करो, डाउनसाइज करो, अपने नीचे दबाने की कोशिश करो। छोटे मोटे चैनल्स होते हैं ना, जिनका काम होता है ब्लैकमेल करना, एक्सटॉर्ट करना, जी, ये ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। सारा के सारा पैसा, एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेल, बदतमीजी, शराफत, डिसेंसी, महिलाओं की इज्जत आप भूल जाइए, आप भूल ही जाइए। बहुत बड़ी बात हम कह रहे हैं। मैं तो बराबर से थी। हम लोग एक गाड़ी में जाते थे, मैंने तो अपने को महिला माना नहीं। मनीष सिसोदिया यहाँ बैठे होते थे, अरविंद यहाँ बैठे होते थे, संजय सिंह यहाँ होते थे, कुमार विश्वेश्वर में बीच में थे, हम लोग लड़ते झगड़ते जाते थे। हमारे पास बहुत सारे वो डॉक्यूमेंट्स होते थे, वेट कराते थे। तो हमने तो अपने बारे में एक आंदोलनकारी की तरह से सोचा, मैंने सोचा भी नहीं। लेकिन जो बदतमीजियाँ होती हैं, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, जो गंदगी वहाँ होती है, मतलब मैं सोचती थी कि मैं जामिया मैस कॉम में एक लेवल में इस तरह की प्रोमिस्क्यूटी है, मैं ऐसा सोचती थी। और पर ये जो मैंने देखा है वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, मतलब मैं बहुत गंदगी है। और मैं लोगों से यही कहूँगी कि खुदा के वास्ते आप समझिए क्या है। सिर्फ इसलिए मुसलमानों के बारे में क्या सोचे, मुसलमान जाने हैं। अरविंद ने ये एक बार नहीं 100 बार कहा है, और इसमें मैं अरविंद को फुल पॉइंट्स देती हूँ। बहुत ही खराब बात कही है, लेकिन वो बात बिल्कुल सच है। क्या कहा? अरविंद ने मुसलमानों के बारे में एक बार नहीं कई बार, क्योंकि हम लोग जब आंदोलन से पार्टी बन गए थे तो हमें कमिटीज बना रहे थे कि हमारी क्या पॉलिसी होगी, माइनॉरिटीज के बारे में हम क्या करेंगे, इसको फॉरेन पॉलिसी को लेके क्या करेंगे, एनवायरनमेंट को लेके क्या करेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग को लेके क्या करेंगे, हमारी क्या सोच है। आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग जब लिख रहे थे, अरविंद बताया क्या कहते सबके सामने, और पंकज गुप्ता उनके अभी ट्रेजरर हैं, क्या है मालूम नहीं, लेकिन खासम खास हैं और बहुत ही कम्युनल किस्म के इंसान हैं, जो मनीष सिसोदिया भी हैं। पर अरविंद कहते थे मुसलमानों को कुछ नहीं चाहिए, शाजिया भूल जाओ, बस मोदी को गाली बक दो, आरएसएस को गाली बक दो, भाजपा को, उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस गाली बक दो, वोट मिल जाएंगे। पर उसने बिल्कुल सही कहा था अरविंद ने, उसकी अकल देखिए आप, उसने बिल्कुल सही पहचाना। और मैं देखती हूँ मुसलमानों को, तो मैं मुसलमानों से भी कहना चाहूंगी, मेरे भाई बहनों से, भाई सभी मेरे भाई बहन हैं, लेकिन क्योंकि मेरे कम्युनिटी के हैं, कि भाई ये कुछ इमामों की सैलरी वगैरह पर ना जाओ, सिर्फ इस्तेमाल करना है। कभी मुस्लिम बन जाओ, कभी हिंदू बन जाओ, ओखला जाओ तो अमानतुल्लाह खान के साथ खड़े होकर बटला हाउस एनकाउंटर को कह दो कि ये तो क्या हुआ, और जैसे वहां जाओ तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगो। बनिया बन जाओ जब नेहरू प्लेस में ट्रेडर्स से बात कर रहे हो कि देखो मैं तो बनिया हूँ, मैं तो पैसे की बात समझता हूँ। ये ऐसा बहरूपिया है, ये ऐसा गिरगिट है, ये किसी का नहीं है, ये अपने घर वालों का नहीं है, ये अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का,
सुनीता जी का नहीं है ये आदमी, सच में नहीं है किसी का, ये कुछ भी कर सकता है। और दिल्ली का बेटा बना हुआ है ये कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, देखिए दिल्ली का भाई। दिल्ली का बेटा सब लोग समझ गए हैं कि शीश महल के सुल्तान साहब हैं। हाँ। और जो इंसान कोविड के वक्त में जब त्राही त्राही मची थी, हाहाकार था, क्या हालत थी, जो इंसान उस वक्त में दिल्ली के एक्सचेकर से, दिल्ली के खजाने से, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसों से 50 करोड़ तक अपने घर में गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट्स और टोटो के सबसे महंगे कस्टमाइज सीट्स और मसाज चेयर्स और शैंडलियर्स और पर्दे बनवा रहा हो 50 करोड़ के। सोचिए आप, वो क्या इंसान हो सकता है, वो क्या इंसान होगा। सिर्फ एक सवाल मेरे पास है, जो इंसान इतना निर्दयी हो सकता है कि कुछ भी, स्वाति मालीवाल जो उनकी कितनी करीबी रही हैं, कितनी खासम खास रही हैं। स्वाति तो वो आरटीआई के मूवमेंट से सुंदर नगरी में जब काम करते थे अरविंद, उन दिनों से काम कर रही हैं, मतलब लिटरली वो, और कहा जाता है कि बहुत करीबी, मैंने भी महसूस किया कि बहुत एक क्लोज इक्वेशन है। और जब स्वाति मालीवाल की शादी भी हुई तो बहुत कम लोग उसमें इन्वाइटेड थे, मैं उनमें से एक थी। तो मैं देख भी रही थी क्या इक्वेशन है, क्या डायनामिक्स है अंदर अंदर, क्या चल रहा है, क्या झूठ मूठ की शादी की जा रही है दिखाने के लिए कि उनकी कि वो शादीशुदा हैं, कि मतलब कि कुछ कहीं प्रेशर है कि वो असली शादी है कि नहीं। तो वे बात मैं खुलकर कह रही हूँ। लेकिन आप देखिए कि स्वाति मालीवाल को विभव उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, और आप चार्जशीट में क्या लिखा है, जो स्वाति की गुच्ची के शूज लेकर विभव उनको मार रहे हैं। गुच्ची के भी शूज थे वो, मतलब उस डिटेल जो आई है निकलकर, तो ये हालत हो गई उनकी। मतलब ये क्या थे, मुझे यकीन नहीं आता है। थोड़ा बहुत इंसान बदल जाए, थोड़ा ऐसा करे कि खप जाए बात, लेकिन इतनी ज्यादा, मतलब एक पूरी तरह से हम सोच रहे हैं कि एक शरीफ नेक इंसान है, देशभक्त है, लेकिन वो बदमाश है, शातिर दिमाग है, वो धूर्त है, मक्कारी है पूरे उसके एक कण कण में। नहीं, मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने भुगता है, मैं रोई हूँ। करण लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं रोई हूँ घर में जाकर। मुझे लगा मैं कितनी बेवकूफ बनी, मैं घर कमरे से बाहर निकलती नहीं थी, मैं भाग जाती थी दूर। मैंने इतना, चाहे वे विपासना हो या ब्रह्मा कुमारीज हो या मैं अजमेर जाकर, मैंने सब कुछ किया कि मुझे इतनी तकलीफ थी, आप यकीन, मुझे सो नहीं पाती थी, मेरे साथ ये क्या हुआ। अब यहाँ पर एक बात आती है शाजिया जी कि अब आप लोग की, बिकॉज अब आप बीजेपी में हो, ठीक, एंड यू आर द नेशनल स्पोक्स पर्सन, एंड दिल्ली यूनिट में भी आपने बड़े क्लोजली काम किया, यू आर अ पार्ट ऑफ द काउंसिल, 9 years I've been in BJP. तो क्वेश्चन इज, अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई आपको पता है अगर ये व्यक्ति इतना धूर्त है, और हमने देखा भी, शीश महल भी देख लिया, शराब घोटाला भी देख लिया, बुरा हाल है दिल्ली का, चाहे पानी हो, हवा हो, अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है इसको हटाने की। ये मेरी दुआ है, ये मेरी जिद है, और ये मेरी दुआ नहीं, मेरी बद्दुआ है कि जो इंसान इतना निर्दयी, इतना शातिर हो सकता है और इतना खिलवाड़ कर सकता है लोगों के जज्बात के साथ, और अपने ही लोगों को किस तरह से छुरा भोगता है, उसकी असलियत सामने आए। पर मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में अभी के दौर पर दिल्ली बीजेपी यूनिट जो है बहुत ही ज्यादा मेहनत से लगा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज। अरविंद के खिलाफ आप सोच नहीं सकते इतना गुस्सा है, चाहे वो पानी की बात हो, डिस्कॉम्स की बात हो, विद्युत विभाग की बात हो, सीएजी में जो पूरा ऑडिट कराने से इनकार है उसकी बात हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो, आप यकीन नहीं करेंगे। आप लोग एक विजन भी दे रहे हो दिल्ली के लिए, लाइक आप लोग का क्या चल रहा है, आप देखिएगा। बिकॉज लोगों को एक चीज लगती है कि ठीक है अरविंद केजरीवाल बुरे हैं, ये बात हमने मान ली। ये अरविंद ने फैला रखा है कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो बिजली और पानी के बेनिफिट्स जो हैं और फायदे हैं खत्म हो जाएंगे। मैं कह रही हूँ कि फायदे बढ़ेंगे और सबके पास पानी पहुंचेगा और वो पानी साफ होगा और टैंकर माफिया खत्म होगा, सारे फायदे रहेंगे, लेकिन वो बेहतरी से होंगे, उसमें गुड गवर्नेंस होगा। और उसके साथ साथ जो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को आयुष्मान योजना, आवास योजना जैसी बहुत ही जरूरी चीजें और बहुत ही जरूरी योजनाओं से महरूम रखा है, वो मिलेंगी। पहली बार ऐसा होगा कि केजरीवाल हारेंगे और भाजपा की सरकार के तहत 5 लाख रुपए का जो मुआवजा मिलता है और जो आयुष्मान में वो मिलेगा, जो अरविंद ने डिनाई किया है। तो आप क्या सोचते हैं, लोग चाहेंगे कि बिजली भी उनके मिले और सस्ती बिजली मिले, पानी उनको साफ मिले, सिर्फ पानी माफ नहीं, पानी साफ मिले। सबसे बड़ा और ये देखिए धोखेबाजी, देखिए अभी क्या अरविंद ने अनाउंस किया है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, एक सेकंड मैं आपसे इस पे जरा सवाल पूछूं। हर जगह हम लोग अभी जब दिल्ली में आए, हर जगह पोस्टर लगा है, हर महिला को 2100 रुपए,
और ये बहुत आग की तरह ये फैला रहे हैं अपना दुष्प्रचार इस चीज को। जरा इस पे जानना जरूरी है, बिकॉज आपने जो लाडली बहना योजना दी, मध्य प्रदेश में दी, महाराष्ट्र में दी, उसने कमाल का काम किया, पर उसका एक फिस्कल सेंस था, मतलब एक तरह से फाइनेंशियल सेंस था और आया भी एक लोगों तक। इनका अभी तक 1000 रुपए नहीं आया है। इस पे आपको क्या कहना है, ये बताना जरूरी है जनता को। जी, इनके दिन फिर गए हैं परेशान हाल होकर। कभी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अंबेडकर जी का वीडियो दिखा रहे हैं कि वो उनको ब्लेस कर रहे हैं, या फिर 2100 हर महिला को दिया जाएगा, ये बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अभी तक पंजाब में महिलाएं वेट कर रही हैं कि 1000 रुपए उन्हें कब मिलेंगे। 3 साल हो गए सरकार को। आपको लगता है 2100? और 2100 संभव भी नहीं है। जो बजट सरप्लस में था वो डेफिसिट में गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सीएजी ऑडिट नहीं कर पा रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, चाहे दिल्ली जल निगम हो जो हमेशा प्रॉफिट में रहता था, वो इसमें इतना बड़ा कर्ज उस पे आ गया है। वो पैसा कहाँ गया है? हर जगह घोटाले ही घोटाले। तो हमें तो दिल्ली को बचाना है, दिल्ली के आम इंसान की जिंदगी बेहतर हो, उसके लिए काम करना है। ये दिल्ली वासियों को सोचना है कि इस बार उनको अपने लिए वोट देना है कि उन्हीं शातिर बदमाशों के लिए। इसमें एक चीज आती है, जैसे हम और आप तो बात कर रहे हैं सीएजी ऑडिट की और सरकार के खजाने में कितना पैसा है। एक जो आम व्यक्ति होता है, कई बार उसके पास इतना रिसर्च करने का टाइम नहीं है, वो इस प्रचार में आ जाता है कि भाई 2100 मिल जाएंगे, पैसे होंगे ही। अब इसने भी लेटेस्ट बात क्या कही, अगर कोई पूछे कि पैसे नहीं है तो कहना हमारा भाई जादूगर है, केजरीवाल एक जादूगर है, उसके पास पूरा पैसा है। इसके लिए आप लोग कोई मुहिम चला रहे हो, कुछ बता रहे हो, क्योंकि ये पता लगना जरूरी है कि भाई ये नहीं हो पाएगा। देखिए, लोगों को ये बेवकूफ बनाया गया है और मुझे लगता है आम जनता बेवकूफ नहीं बनना चाहती। असलियत पता चल गई। 10 साल काफी हैं। देखिए 10 साल और कुछ दिनों की जो सरकार थी वो। लेकिन मैं आपको बता दूं, भाजपा घर घर जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर, मोहल्ले की सभा करके बताएगी अरविंद केजरीवाल की असलियत, और बताएगी कि जिस तरह से झांसा पंजाब में दिया है वैसे फिर से झांसा दिया जा रहा है। एक नया अस्पताल नहीं, एक नया कॉलेज नहीं, एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या गड़बड़ियां, फिजिक्स और कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए नहीं जा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को वहां पे अलाउ नहीं किया जा रहा है क्योंकि उनको लगता है मार्क्स उनके कम हो जाएंगे। ब्रिटिश काउंसिल के साथ एक टाई अप हुआ है। मतलब क्या क्या हर जगह गड़बड़ हो रही है। और वही अरविंद केजरीवाल है जिनके कार्यकाल में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में किस तरह से लोग होते हैं, और वहाँ की जो एमसीडी के काउंसलर और दुर्गेश पाठक जो विधायक है नदारत होते हैं। तो लोग समझ रहे हैं, और मुझे लगता है एक एक जगह जाकर, चाहे वो जनसभा हो या हर एक नुक्कड़ हो, हम जाके अरविंद की असलियत बताएंगे, जनता बताएगी। हमारा प्रोग्राम ये है कि आम लोग जो वहां के हैं वो बताएंगे कितना बदबूदार पानी है, कितना काला पानी है, क्या सुवेज सिस्टम की हालत है। क्या कहा था उन्होंने कि अरे हमें एमसीडी में आने दीजिए। आप देखिए क्या हालत है आम इंसान के लिए, गरीब इंसान की हालत देखिए आप क्या है। मतलब कितना आप करेंगे कभी आप वोट। और मैं बताऊं, जब अरविंद केजरीवाल, ये अंदर की बात है, जब अरविंद केजरीवाल पहली बार सरकार में आए थे, कह रहे थे पहला काम है हमें वोटर कार्ड्स बनवाना। ये मैंने खुद सुना है क्योंकि मैं इनर कोटरी का हिस्सा थी। तो हमने कहा क्यों? बोले बहुत जरूरी है शाजिया, अपने लोगों को चिन्हित करना है। अब मैं समझ रही हूँ क्या हो रहा है। तो थोड़ा डर भी है, इसीलिए वोटर कार्ड कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कुछ गड़बड़ है। लेकिन मुझे लगता है लोग समझ गए। आप यकीन नहीं करेंगे करण जी, यहाँ पे दलितों की बात हो रही है, दलित बच्चों की बात एकदम से उनको याद आ गई, और बाकायदा खुद वो इंसान जो भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब का फोटोग्राफ हटाकर अपना फोटोग्राफ लगा देता है कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, संविधान के साथ अपनी तस्वीर लगाता है। वो इंसान जो ऐसा मेगलोमेनियक है, आत्ममुग्ध बौना, जो कुमार विश्वास कहते हैं उनको। तो आप सोचिए, वो इंसान बात कर रहा है दलितों की। विजेंद्र गुप्ता जी भाजपा की तरफ से, हमारा जो एलओपी हैं दिल्ली विधानसभा में, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी आतिशी मर्लिना को कि जो दलितों के लिए, दलित छात्रों के लिए जो योजना है, और जो जिसके तहत 60% स्कॉलरशिप मिलती है सेंटर से, 40% मिलती है स्टेट से, वो जो है 1200 दलित छात्रों को पिछले साल 1200 को मिली थी, इस बार और इस बार आप यकीन नहीं करेंगे सिर्फ 80 बच्चों को मिली है। वो इंसान बात कर रहा है दलितों की, ये वो आया था। की बात कर रहा है। मैंने इसके बारे में पढ़ा भी, तो आई वाज शॉक्ड कि इससे अच्छी एक स्कीम नहीं हो सकती थी। प्री मैट्रिक, इट्स अ स्कॉलरशिप जो प्री मैट्रिक भी कवर कर रही है, पोस्ट मैट्रिक भी कर रही है, स्पेशली फॉर बच्चे। और दिल्ली के स्कूलों की हालत देखिए, जो सरकारी स्कूल हैं जो इनके तहत आते हैं, अब तो एमसीडी के भी आते हैं, गवर्नमेंट के भी आते हैं, 2/3 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है।
बाकायदा हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है कि कहाँ है बैग्स, कहाँ है किताबें, परेशान हैं लोग। कहीं टीचर्स नहीं है, कहीं अध्यापक नहीं है। वो 4-5 स्कूल जो है मॉडल स्कूल्स, जिनकी तस्वीरें और फोटोज आकर न्यूयॉर्क टाइम्स में भेजते रहते हैं, बस वही तस्वीरें हैं। तो शाजिया जी, आपकी जो लाइफ की जो इनिंग्स है, फ्रॉम जर्नलिज्म टू आंदोलन टू आम आदमी पार्टी, देन द भाजपा इनिंग्स, मैं भाजपा इनिंग्स के बारे में जानना चाहूंगा, बिकॉज आप अब इतने साल से शामिल हो। कैसी एक्सेप्टेंस रही? जो एक पर्सोना इन्होंने बना रखा है ना, एक परसेप्शन बना रखा है कि अरे बीजेपी क्या एंटी मुस्लिम है, बीजेपी की सोच ये है, आरएसएस की सोच ये है, आपको कैसा लगा लाइक व्हेन यू एंटर्ड बीजेपी? मैं आपको बताऊं जी। कि मेरे लिए बहुत सारे प्लेजेंट सरप्राइजेस थे, क्योंकि हम लोग वही सब पढ़ते रहते हैं उस इकोसिस्टम के। मैं मैस कॉम जामिया से हूँ, जो हार्डकोर लेफ्टिस्ट जगह है जी। तो जाहिर है उस तरह, और मीडिया फ्रेटर्निटी तो है ही एक तरह से। वो अकल तो किसी की है नहीं, ओरिजिनलिटी तो है नहीं, सेंस ऑफ इंक्वायरी तो है नहीं, जो बोरोड आइडियाज हैं, बोरोड हेट है, मतलब और कुछ है ही नहीं खुद का ना। तो बस हेट करना है, हेट करना है। आरएसएस बैड, बीजेपी बैड, एवरीवन एल्स गुड, ये डाल रखा है। ये लोग अपने को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, लेकिन मैंने जामिया में देखा हिपोक्रेसी, और मैं लगातार देख रही हूँ लेफ्ट की और लेफ्टिस्ट की, और कितने, सॉरी टू से, बट कितने ढ वो लोग हैं। मैं तो इंटेलेक्चुअल बनना नहीं चाहती हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी गाली है, मैं नहीं इंटेलेक्चुअल होना चाहती हूँ। अन्ना हजारे को देखिए, साधारण सा व्यक्ति, एक गांव में बदलने को बदला है उसने। इन लोगों को किसी से पूछिए कुछ गरीब के लिए क्या है? मुसलमानों की बातें करते, एक मुसलमान का घर बेहतर क्या है? नहीं किया है। तो अब मैं आपको बता दूं मुस्लिम आइडेंटिटी के बारे में और बीजेपी के बारे में, मेरी बहुत ही यूनिक और बहुत ज़रूरी जगह है इस पार्टी में जी। और मैं उसको बहुत ही जिम्मेदारी से निभाना चाहती हूँ। और सिर्फ एक पार्टी है, सिर्फ एक पूरे इस मुल्क में जो मुझे रहने दे सकती है, मैं हो सकती हूँ। वो क्यों? मैं कानपुर के एक बिल्कुल सुन्नी कंजर्वेटिव घर में पली बड़ी हूँ। हमारे घर में औरतों ने हमेशा बुर्का पहना है, अम्मी हमेशा बुर्का पहनती थी, अब्बा हमारे मौलाना रहे हैं देवबंद के, आप सोचिए। अच्छा। और सिर्फ ये एक पार्टी है जो मुझे, जिस घर से मैं आती हूँ, जिस माशरे से मैं आती हूँ, वहाँ पे मैं खुलकर हमारे मजहब में रिफॉर्म की ज़रूरत, मुस्लिम बच्चियों के लिए बेहतर ज़िंदगी की ज़रूरत और उस पर काम करने की ज़रूरत, मुस्लिम महिलाओं के लिए एक इज्जत की ज़िंदगी और डर के साए से निकलना, रिफॉर्म, ट्रिपल तलाक, बेटर एजुकेशन, मोर एक्सेस, गोइंग अवे फ्रॉम द मुस्लिम रिलीजियस एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी टू कल्चरल आइडेंटिटी टू सोशल आइडेंटिटी। तो मैं उन सब चीज़ों पे काम कर रही हूँ। कौन सी पार्टी जो मुझे अलाउ करेगी? और मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है। ऊपर वाला मुझे सही जगह पे ले आया है। मैं ना तो यहाँ से हिल रही हूँ, मैं दिल से यहाँ पे बोलती हूँ, खुश होकर मैं बोलती हूँ, खुश होकर जो मुझे लिखना होता मैं करती हूँ। प्रधानमंत्री जी ने ऐसी चीज़ें की हैं, मुझे लगता है देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने सोचा नहीं है, और किसी भी और पार्टी के शासनकाल में, जो मुसलमानों की बेहतरी के लिए जो काम हुआ है। बहुत सारे ना मुस्लिम्स को लेके भी जो एक परसेप्शंस थे, जैसे कि एक बात आई थी हमेशा, कास्ट सेंसस की बात अभी चली थी। जी जी जी। तो बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि अच्छा मुस्लिम्स में भी इतनी कास्ट्स होती हैं, इतने फिरके होते हैं, क्या होता है, बिकॉज हमेशा एक वोट बैंक की तरह ट्रीट किया गया कि भाई ये एक मोनोलिथ है। तो अब इस पे भी एक बात स्टार्ट हो गई है कि भाई एक पसमंदा मुस्लिम भी हैं, और हम लोगों ने देखा रिप्रेजेंटेशन प्रणाली है मुसलमानों में, बहुत ही प्रोनाउंस्ड है। शादी ब्याह मिलना जुलना ऐसे ही होता है। एक तो शिया सुन्नी की डिवाइड है, वो तो सब जानते हैं, आप तो लखनऊ के रहने वाले हैं, आप जानते होंगे। उसके अलावा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये। हाँ। सैयद, कैसे वो सैयद बने, क्योंकि सैयद तो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। हाँ। पर अब आधे ज्यादा कुछ सैयद हो गए, तो हम समझ सकते हैं जो ब्राह्मण रहे होंगे उन्होंने सैयद बना लिया होगा। तो पूरा जो अशराफ अजलाफ, जो पूरी इसकी जो पॉलिटिक्स है, ये बहुत ही प्रोनाउंस्ड है। शादी ब्याह में, दहेज में, मिलने जुलने में, सोशल इंटरैक्शंस में, मुसलमानों में वर्ण प्रणाली पूरी तरह से एस्टैब्लिश्ड है। मतलब मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन सर सैयद अहमद खान, जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत कास्टिस्ट थे, बहुत अच्छी बातें उनमें थी, लेकिन जहाँ तक बात होती थी कि कौन आला मुसलमान है, या अच्छा ये कहीं और नहीं है, ये सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप पाएंगे, या पाकिस्तान में पाएंगे आप, और हिंदुस्तान में पाएंगे कि भैया कोई अपर कास्ट मुस्लिम है, कोई लोअर कास्ट मुस्लिम है। एंड जब हम लोगों ने धोबी नाई अलग हैं, बिल्कुल, जब रिसर्च भी करी, अंसारी अलग हैं। जी जी जी। 400 एमपीज जो आज तक आए हैं पार्लियामेंट में, उसमें से आपको जान के हैरत होगी 350 एमपी
केवल और केवल अशरफ कम्युनिटी के जो ऊपर का कम्युनिटी वो है, जो कि मुश्किल से 15% है। Am I right on this? 15% होंगे, कितने होंगे? सैयद पठान, शेख मुगल, वो अधिकतर हैं हमारे एमपीज जो रहे। और इसकी कोई बात नहीं करेगा। आप ही देखिए ये झूठे सेक्युलरिज्म जो बना रखा है, तमाशा जो बना रखा है, जिससे मुसलमानों को ये मुगली घुट्टी 555 पिला दी गई है। आप सोचिए उनके साथ कितनी नाइंसाफी है। ज्यादातर जो है अशराफ हैं, हाई कास्ट हैं, उनका लेना देना पसमानदा समाज जो सबसे, उसमें आप यकीन नहीं करेंगे 85% से 90% हैं जी। कोई लोग कहते हैं इससे ज्यादा हैं। तो आप यकीन नहीं करेंगे उनके साथ उनकी नुमाइंदगी कहाँ है। ये कहते हैं मुसलमानों की नुमाइंदगी है नहीं पार्लियामेंट में बीजेपी की वजह से। आप बताइए जो कास्ट सेंसस की आप बात कर रहे हैं, जो गरीब और पिछड़ा बैकवर्ड लो कास्ट मुसलमान है, जो अपने आप में अन इस्लामिक थॉट है, उसकी नुमाइंदगी क्या की आपने? आप तो बड़े सेक्युलर बनते हैं, मुसलमानों के खैरख्वाह बनते हैं। 80 से 90% मुसलमानों की कहाँ प्रतिनिधित्व है? आपने मुसलमान औरतों के खिलाफ काम किया है। क्या मुसलमान औरतें मुसलमान नहीं है? मुसलमान औरतें जो एक बहुत बड़ा तबका है, आधी आबादी से कम ही होगा क्योंकि जाहिर है डिस्प्रोपोर्शनेट है एक सेक्स रेशियो। तो आप बताइए कि आप उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, तो आप मुसलमानों के हकदार कैसे हुए? हाँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो बाकायदा ठेकेदारी करता है वोट्स की, और उनको आप खुश कर रहे हैं, तो आप ये मुसलमानों को क्या खुश कर रहे हैं? आपकी आवाज बड़ी प्रखरता से हमने सुनी अक्सर शोज में भी जी, जहां हिजाब की बात आई। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बैठ के आपको बताया कि नहीं ये ड्रेस कोड होना चाहिए, हिजाब होना चाहिए। ये हिजाब को लेके जो पूरी चीज है, आप क्योंकि आते हो ऐसे बैकग्राउंड से जहां आपने हिजाब में देखा अपनी माता जी को भी, सबको भी, आपका क्या इस पे टेक एंड हाउ डिड यू ब्रेक दिस शैकल मेंटली कि मैंने नहीं पहनना है, मैं आई विल बी हु आई एम? ये कैसे आया? मैं आपको नाम गिना दूं और मैं कह भी सकती हूँ, और भी कई एक्टिविस्ट हैं हमारे देश में जिनका सिर्फ काम है सुबह उठकर भाजपा के खिलाफ बोलना, चाहे वो, और मुसलमान महिलाएं उनमें से काफी 3-4 तो हैं। आप बताइए कभी भी हिजाब पर बात नहीं करेंगी, और उन घरों से भी आती हैं चाहे उनके घरों में किसी ने बुर्का पहना नहीं है। मैं तो हार्डकोर कानपुर में चमनगंज इलाका कुख्यात भी है, लेकिन प्रसिद्ध भी है बिरयानी के लिए और लस्सी के लिए। लेकिन आप बताइए, मैं उस घर से आई हूँ जब औरतें निकलती हैं, मतलब मैं तो रिफ्लेक्स एक्शन है कि मैं दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ, मतलब एक रिफ्लेक्स एक्शन है, पता भी नहीं कब वो आएगी। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारी खाला जान, अम्मी, मुआनी जान, जितनी भी औरतों को मैंने देखा पूरे बुरखे में देखा है हमेशा। अगर मैं नहीं बोलूँगी, और मैं देख रही हूँ कि वो एक इनेबलर नहीं है, और मेरे तो आसपास छोटी छोटी बच्चियों को भी पहनाया जा रहा है। आज का दौर और ख़राब हो रहा है। तो हिजाब पर मैं बोलती हूँ, हिजाब एक तो कुरान शरीफ में ना तो हिजाब का ना बुरखे का जिक्र है। तो जब ओवैसी जी बड़े मुसलमान बनते हैं और कहते हैं पहले हिजाब और फिर किताब, मैं उनको बता दूँ कुरान शरीफ पढ़ा दूँ, कुरान शरीफ में इकरा का जिक्र है। इकरा पढ़ना, गौर करना, समझना, वो है नहीं, और वो जानते नहीं बहुत सी बातें। तो मतलब ये ऐसे है कि भाजपा से मुखालफत करने के लिए हमारे देश के कुछ आलिम और मौलाना जो अपने को कहते हैं, वो कुरान शरीफ के खिलाफ भी जाने को तैयार हैं कि कहीं भाजपा की बात ना हो जाए, क्योंकि तलाक बिद्दत भी कुरान का हिस्सा नहीं है, हिजाब भी कुरान का हिस्सा नहीं है, वक्फ तो कितनी मुस्लिम कंट्रीज जहाँ शरिया वहाँ नहीं है। और आज जब हम एक्चुअल जहां से इस्लाम आया, सऊदी अरेबिया की बात करें, वहां स्मृति ईरानी जी गई थी, बिल्कुल कोई हिजाब नहीं, कुछ नहीं। इनफैक्ट उनके जो डिसेंडेंसी में लोग आ रहे हैं आज जॉर्डन, वहां जो कि प्रॉफिट मोहम्मद से डायरेक्ट डिसेंडेंसी जिनको कहा जाता है, वो हिजाब में नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे ऐसी क्या होड़ लग गई कि हमें हिजाब भी पहनना है और ये भी करना है? औरतों को तो चाह रहे पहने, ये ऊँटों पे क्यों नहीं घूमते? पहले तो उस वक्त में ऊँट होते थे ना, और वो जो बद्दू जैसे घूमते थे बेडुइन्स, और वो जो तोप पहन के घूमे, वो तो आप नहीं देखेंगे। लगाए सब कुछ करके घूमे, औरतें बुर्का पहने और आप अपने जीन्स में आ जाएं, शर्ट्स में आ जाएं, खूब घूमे और गाड़ियों में बैठे। मैं तो कह रही हूँ ऊँटों में घूमे ना, ओवैसी साहब हो या मदनी जी हो, क्यों नहीं घूम रहे हैं? गाड़ियों का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? उस वक्त तो 3 ही गाड़ियाँ, पूरा करें तो पूरा करें। अमित शाह जी ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं हमेशा से कह रही हूँ इस बात को, मुस्लिम पर्सनल लॉ में आपको शरीयत चाहिए, है ना? बाकी हम आपको पिनल कोड में नहीं चाहिए, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में नहीं चाहिए, इसमें आपको चाहिए तो भैया मांगना पूरा मांग लो। वो तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, तब आपको इस्लाम खतरे में नहीं आया, मुसलमान खतरे में नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जहां तक बात है औरतों की, बच्चों की, शादी की, ब्याह की, इनहेरिटेंस की, सक्सेशन की, उसमें आपको वो चाहिए।
आधा आधा कर रहे हो, मतलब किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आधा चाहिए संविधान, आधी चाहिए शरीयत। मतलब क्यों बेवकूफ बना रहे हो? पूरा ही मांग लो, या तो पूरा ये फॉलो करो, ये पूरा ये करो। मैं इन सारे मुसलमान लीडर्स और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जितने भी हमारे माशाल्लाह हर जगह जो खुतबों में बात करते हैं कि कैसे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ को चाहते हैं बना रहे और बाकी अपने कोर्ट केसेस होते हैं तो जाते हैं बाकायदा, खुद ओवैसी जी बैरिस्टर हैं मतलब कानून की बात करते हैं, लेकिन शरिया चाहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ में, तो तैयार हो जाए। क्यों नहीं कहते हैं कि भाई सरेआम फांसी से लटकाया जाएगा, कंकड़ मार मार के मारा जाएगा, कोड़े लगेंगे, हाथ काट दिया जाएगा, उसमें तो भाग जाएंगे। तो मतलब ये किस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात भी करनी है और शरिया की बात भी करनी है। ओवैसी ने तो अभी एक बात मतलब किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जब वक्फ पे चल रही थी बात शाजिया जी, तो उसने कहा कि हमारे पास तो नहीं होंगे कागज, ये तो है ही कि हम लोग की काफी प्रॉपर्टी। वक्फ पे भी जो चल रहा है इस समय, वक्फ पे अमेंडमेंट का भी पार्लियामेंट में अमेंडमेंट के लिए भी पास हुआ, इस पे जिस तरह का हम आउटरीच देख रहे हैं एंड जो हम लोग नोटिसेस देख रहे हैं कर्नाटका में और तेलंगाना में, जहां पुराने पुराने प्राचीन मतलब इस्लाम से पहले की भी जगहों को क्लेम कर डाला है, ये भी क्या चल रहा है पूरा? करण आप तो बात कर रहे हैं हिंदू टेम्पल्स की और बहुत सारे प्राचीन जो मंदिर रहे उनकी, लेकिन मैं तो बात कर रही हूँ कि सिर्फ मुसलमानों की। आप सोचिए, और हर एक मुसलमान पर इस पर गौर करना चाहिए कि देश में एक कम्युनिटी जो लैंड के मामले में सबसे अमीर है, सबसे अमीर है, वो सबसे गरीब कैसे हो सकती है? हाँ। वो इन्हीं की वजह से गरीब है, सोचिए आप। और वो आप इनसे पूछ लीजिए जरा सा, वक्फ, औकाफ, जस्टिस, वेलफेयर, उसके लिए कितनी बेवाओं के लिए इन्होंने एक घर बनाए हैं, कितनी बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी हैं, कितने मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं, कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले हैं, पूछे? इस जमीन पे कुछ नहीं खुला इन लोगों ने, कुछ नहीं किया। तो सोचिए सबसे अमीर समुदाय लैंड के मामले में, और लैंड के अब जानते हैं कि प्रॉपर्टी और क्या वैल्यूएशन है, सबसे गरीब कैसे हो गई? इसी में इस सवाल का आप जवाब पूछ लीजिए किसी से, किसी भी पार्टी के पास जाइए, क्योंकि सभी वक्फ बोर्ड को हटाने के खिलाफ हैं। वक्फ मुस्लिम जो वहाँ पे शरिया होता है प्रैक्टिस वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं होता। अच्छा सुनिए, ये संविधान की बात करते हैं, एक और हिपोक्रेसी में बता दूं, बड़े संविधान बचाओ बचाओ, सच में फैशन हो गया है। अमित शाह जी की बात को रिपीट करती हूँ, बड़ा आसान है कह देना, क्योंकि अब तो आपकी बैंड बज गई है, हर जगह से हार रहे हैं आप, ऊट पहाड़ के नीचे आ गया है, एक्सपोज हो गए हैं कांग्रेस वाले कि कितने खुदगर्ज रहे हैं वो हमेशा। तो अब क्या है कि संविधान की बात करो, संविधान में वक्फ ही था नहीं, पर वक्फ को बचाना चाह रहे हैं। संविधान में यूसीसी है, उसको लाना नहीं चाह रहे हैं। तो संविधान के साथ कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है? मतलब अकल बड़ी की भैंस। तो मैं चाहती हूँ कि लोग समझें, मुसलमानों के लिए मैं कह रही हूँ, अपने भाई बहनों से खुदा के वास्ते समझिए, उल्लू बना रहे हैं आपको लगा देते हैं वोट जिहाद के काम पर। सलमान खुर्शीद जी और उनके पूरा परिवार जाता है विदेश पढ़ने के लिए, अंग्रेजी उसमें आपको लगा देता है कि भाई वोट जिहाद करो। हम तो विदेश घूमेंगे, हम तो अंग्रेजी पढ़ेंगे, हम तो हर जगह बड़ी बड़ी जॉब्स लेंगे, कॉर्पोरेट जॉब्स लेंगे, तुम लोग वोट जिहाद करते रहो। तो ये जो एक चेंज थॉट का लाए आप लोग, आई थिंक बीजेपी भी लाई, वक्फ के बारे में भी खुली चर्चा हुई, ट्रिपल तलाक, यूसीसी, एवरीथिंग, ये आपको लगता है जो एफर्ट्स चल रहे हैं आपके, फाइनली इनसे आने वाले दिनों में चेंज आएगा? आपकी क्या भूमिका रहेगी इसमें? बिकॉज आप एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम फेस हो and you are respected across, you are respected amongst Hindus, Muslims across. आप सोचते हो you have a larger role to play? Where does शाजिया इल्मी go from here? मतलब आप अपने को कहाँ देखते हो आने वाले दिनों में इसमें पूरे? करण, मेरी बहुत ही जरूरी भूमिका है, हमारे जैसे लोगों की जरूरत है जी। क्योंकि जो लोग लगातार मेरी ही कम्युनिटी को अंधकार में रख रहे हैं, किसी को तो बोलना पड़ेगा। ये आपके लेफ्टिस्ट फेमिनिस्ट तो बोलेंगे नहीं उन बच्चियों के बारे में, और कहेंगे वो प्रो चॉइस है हिजाब पहनना। कम से कम मैं तो बोल लूँ कि 12 और 13 साल की बच्ची को बुर्का पहना रहे हो, उसमें क्या चॉइस है? कोई तो बोलेगा। बिल्कुल। और आप लोग तो बोलेंगे, भाजपा के और हमारे साथी हैं, वो हिंदू आस्था की बात करेंगे, लेकिन कम से कम एक तो ऐसा होना चाहिए ना इस पार्टी में जो मुसलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुरान के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए उनको कि क्या है असलियत, क्या कर रहे हो तुम। अपने खुदगर्जी के लिए आपने मुसलमानों को क्या हाल कर दिया। हिंदुओं के तो खिलाफ आप हैं, सनातन के विरोधी हैं, भैया अपने कुरान शरीफ की तो इज्जत कर लो। कैसे हो भाई तुम? एंड अगले 2 महीने में शाजिया जी कितना डू और डाई है ये इलेक्शन, दिस दिल्ली इलेक्शन? बिकॉज आप लोग महाराष्ट्र जीते, आप लोग हरियाणा जीते, आप लोग ऑन अ रोल हो।
इस समय आप लोग ऑन अ रोल हो और ये व्यक्ति ऑन एन ऑल टाइम लो है पॉपुलैरिटी के ये टर्म्स ऑल में। टाइम लो है, लेकिन मैं आपको इलेक्शन से बढ़कर एक बात बताना चाहती हूँ। अरविंद केजरीवाल एक बहुत खतरनाक आदमी है। वो किसी से भी कहीं भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। देश को छोड़िए, वो जो अपने परिवार का नहीं, वो देश का क्या होगा। और ऐसे इंसान को पब्लिक किसी भी संस्था में उसकी कोई जगह मुझे लगता नहीं मुनासिब है और नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो देश के लिए ख़तरनाक है। वो किसी के साथ मिलकर कुछ भी कर सकता है। वो दंगे करा सकता है, वो फसाद करा सकता है, वो एक दिन गंगा दास एक दिन जमुना दास कुछ भी कर सकता है। गुजरात में जाकर कि माँ लक्ष्मी की तस्वीर होनी चाहिए करेंसी नोट्स में कर सकता है। बटला हाउस में जाकर अमानतुल्लाह खान के साथ उसको फर्जी इनकाउंटर कर सकता है, और कहीं पे जाकर हनुमान चालीसा पढ़ सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक किस्म का आदमी है। और दिल्ली की हालत सब देख ही रहे हैं, सब भुगत रहे हैं। तो भाजपा जीतेगी पूरी तरह से, मुझे पूरी उम्मीद है, और इस शख्स की असलियत आपके सामने आएगी। शाजिया जी, आपके साथ बात करते हुए बहुत अच्छा लगा एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट, बिकॉज आप बहुत बिजी होने जा रहे हो अगले 1-2 महीने। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी very busy. Yes. We wish you all the best. More Thank you power so to much. you. You've been inspiring lots of people and we wish you continue to inspire us. Thank you so much, Karan. This was a great conversation. शाजिया जी के साथ आज हम लोगों ने बातचीत करी. It's been wonderful and it's a journey of a progressive Muslim woman. I think we need more ऐसे और progressive Muslim woman आए. In fact, मैं चाहता हूँ एक स्टेज आए जब ये टैग ही ना बचे कि मुस्लिम है या ये है. It's just that everyone should have equal opportunity. More power to her. चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें कमेंट्स में बताएं और किससे आप रूबरू होना चाहते हैं. थैंक यू.